वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज हम 23 जुलाई 2022 का डिस्कशन कवर करेंगे, जो हम कल अनफॉर्चुनेटली कवर नहीं कर पाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल काली बेन के बारे में है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अभी कुछ समय पहले हॉस्पिटलाइज हो गए। उसके कुछ दिन पहले उन्होंने एक गिलास पानी पिया था काली बेन रिवर से डायरेक्टली, जो एक छोटी सी नदी है, सुल्तानपुर लोधी में बहती है। काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है सिखिज्म में। इसके पहले वहां पर एक रिवर रिजुविनेशन प्रोग्राम भी चल रहा था, जिसके माध्यम से कई सारी नदियों को साफ किया गया था। इसको सिंबलाइज करते हुए उन्होंने उसमें से एक गिलास पानी पिया कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से जो नदियों का पानी है उसे साफ किया गया है। बट आयरोनिकली उस पानी को पीने के बाद वो बीमार पड़ गए। इसी रेफरेंस में काली बेन रिवर न्यूज में आई। काली बेन रिवर जो है वो 165 किलोमीटर लंबी एक नदी है, जो कि होशियारपुर के धनाव विलेज में स्टार्ट होती है और बियास और सतलुज नदी कपूरथला में जहां पर मिलती हैं वहीं पर ये जाकर बियास नदी में मिल जाती है। तो कुल मिला के ये जो बियास नदी है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है। जो वेस्ट वाटर है गांव का, टाउन का और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स का, वो इस नदी में लगातार मिलता रहता है। उसके रिजल्टेंट इस नदी का जो पानी है वो काला हो जाता है और यही कारण है कि इस नदी को काली बेन कहा जाता है, इसके काले पानी की वजह से। अगर इसके सिखिज्म में सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सिखिज्म के जो पहले गुरु रहे गुरु नानक देव जी, उन्हें यहीं पर इस नदी के पास में ही एनलाइटनमेंट मिला। गुरु नानक देव जी जब सुल्तानपुर लोधी में रह रहे थे तो अपनी बहन बेबे नानकी जी के साथ वो एक बार काली बेन रिवर में नहाने के लिए आए थे और उसी दौरान वो इस नदी में डिसअपियर हो गए थे, यानी कि गायब हो गए थे। जिसके बाद वो तीसरे दिन इमर्ज होते हैं, वापस से आते हैं और उन्होंने जो अपने पहले शब्द रिसाइट किए उन्हें ही सिखिज्म में मूल मंत्र के रूप में देखा जाता है। तो कुल मिला के ये रिवर सिखिज्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में है। इसका थर्ड एडिशन अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। कौन इसे प्रिपेयर करता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी। नीति आयोग, द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ये दोनों मिलकर इसे प्रिपेयर करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जिसके माध्यम से ये पता करने का प्रयास किया जाता है कि स्टेट्स एंड यूटीज में किस प्रकार का इनोवेशन का माहौल है, किस प्रकार का इंफ्रा डेवलप किया जा रहा है, क्या इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है, इंसेंटिवाइज किया जाता है, उसे ही इवेल्युएट किया जाता है अंडर दिस इंडेक्स। इनोवेशन परफॉर्मेंस को इस बेसिस पे हम तैयार करते हैं स्टेट्स एंड यूटीज में कि उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन का माहौल बन जाए। इसमें देखिए 2020 के इंडेक्स में 36 इंडिकेटर्स हुआ करते थे, जिसे 2021 के इंडेक्स में बढ़ाकर 66 कर दिया गया। इन्हें 16 सब पिलर्स में डिवाइड किया जाता है, जो अल्टीमेटली 7 की पिलर्स में डिवाइड हो जाते हैं। फाइंडिंग्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मेजर स्टेट कैटेगरी, जिसमें 17 राज्य आते हैं। कर्नाटका ने इस कैटेगरी को टॉप किया है। उसके बाद नंबर है तेलंगाना और हरियाणा का। दूसरी कैटेगरी आती है नॉर्थ, ईस्टर्न और हिल स्टेट्स की, जिसमें टोटल 10 स्टेट्स आते हैं। मणिपुर ने इस कैटेगरी को टॉप किया है, जिसके बाद नंबर उत्तराखंड और मेघालय का है। लेटर ऑन जो तीसरी कैटेगरी है वो यूटी एंड सिटी स्टेट्स की है, जिसमें 9 यूटी आते हैं। यहाँ पर चंडीगढ़ ने टॉप परफॉर्मर के तौर पर जगह ग्रैब की है और उसके बाद नंबर आता है दिल्ली और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में है, यानी कि MTP एक्ट के बारे में है। एक महिला ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्ली रखी थी, जिसके तहत वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी। इसके पहले उनकी प्ली एक हाई कोर्ट में थी, जहां पर उनको रिलीफ नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि एक अनमैरिड वुमेन को अगर हम सेफ अबॉर्शन डिनाई करते हैं तो ये उनकी पर्सनल ऑटोनॉमी और फ्रीडम का वायलेशन है, और इसी के आधार पर उन्हें रिलीफ दे दिया कि वो अपने बच्चे को अबॉर्ट कर सकती हैं। यहाँ पर देखिए ये मामला काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन को लेकर कि क्या एक अनमैरिड वुमेन को इसका राइट मिलना चाहिए। इंडिया में अबॉर्शन की हिस्ट्री की बात करें तो ये लगभग 50 सालों से लीगल है। 1971 का जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया उसके तहत इसे लीगल बनाया गया। हालांकि इसमें कई प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशंस भी एप्लीकेबल रहती हैं। जो एक्ट है उसे 2003 में अमेंड भी किया गया और सेफ और लीगल अबॉर्शन की सर्विसेज महिलाओं को दी गई, उसे एक्सेसिबल बनाया गया। जो सरकार के इंश्योरेंस इनिशिएटिव्स हैं, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फंड, आयुष्मान भारत एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, फर्दर जो बाकी के भी इंश्योरेंस मैकेनिज्म हैं, उसमें 100% कवर किया जाता है प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन को, जिसमें सर्जिकल अबॉर्शन भी शामिल है। ऐसी मान्यता है इंडियन सोसाइटी में कि जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन है वो बाई चॉइस नहीं होता। कोई भी महिला अपने बच्चे को अपनी चॉइस पर तो नहीं टर्मिनेट करना चाहती। एक्सेप्शंस कैन ऑलवेज बी देयर, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता।
रदर ये प्योरली सर्कमस्टेंशियल होता है। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि एक महिला को अपने बच्चे को टर्मिनेट करना पड़ता है। 4 सिचुएशंस में अबॉर्शन को लीगल बनाया गया है। पहला, तो अगर अबॉर्शन ना किया जाए, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ना किया जाए, तो महिला की जान को खतरा हो सकता है या उनकी मेंटल हेल्थ प्रभावित हो सकती है। दूसरा, कि जो फोइटस है वो उसमें सीवियर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, मतलब अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो एक सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा और उसका जीवन बहुत ही कष्टदायक होगा। तीसरा, कि जो कॉन्ट्रासेप्शंस या गर्भ निरोधक उपाय किए गए हैं उनके फेल्योर होने की वजह से प्रेगनेंसी अकर हुई हो, मतलब कि वो प्रेगनेंसी बाई चॉइस ना हो, इन दैट केस उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार का जो प्रावधान है वो केवल मैरिड वुमेन के लिए ही हुआ करता था। अनमैरिड वुमेन कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर की वजह से जो प्रेगनेंसी है उसके टर्मिनेशन को लेकर राइट्स अवेल नहीं कर सकती थी। अभी हाल ही में इसी में परिवर्तन किया गया है, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर की वजह से एक अनमैरिड वुमेन भी लीगली अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती हैं। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट लीगली किया जा सकता था अगर ये प्रेगनेंसी सेक्सुअल असॉल्ट या रेप की वजह से हो तो। यहाँ पर 4 कंडीशंस मैंने आपको बताई जिसमें लीगली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना अलाउड था। 2021 में इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए। जो पहले प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का मैक्सिमम टाइम पीरियड था वो 20 सप्ताह यानी कि 20 वीक था, उसे बढ़ाकर 24 वीक कर दिया गया। इसके पहले की सिचुएशन समझ लेंगे तो समझना आसान होगा। पहले क्या था कि अगर 12 सप्ताह तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए होता था। 12 से 20 सप्ताह के बीच अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता था और 20 के बियॉन्ड तो अलाउड ही नहीं था। अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया। 20 से 24 सप्ताह के बीच अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है तब 2 डॉक्टर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा और 12 से बीच में ये जो पहले 2 था इसे घटा के 1 कर दिया गया, 1 का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। तो अभी ये जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन है वो 24 सप्ताह तक अलाउ कर दिया गया है। अगर फोइटस में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी है तो इन दैट केस अनलिमिटेड पीरियड तक डॉक्टर्स के एक बोर्ड के अप्रूवल के बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। यहाँ पर देखिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद ये क्लियर हो गया है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है ये कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर की वजह से होती है, ये टर्मिनेट की जा सकती है लीगली बिना इस बात को संज्ञान में लिए कि मैरिटल स्टेटस क्या है, वो महिला मैरिड है अथवा अनमैरिड है। वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती हैं अगर वो अनवांटेड है तो। बाकी मैंने आपको बताया कि कोई अपर जेस्टेशन पीरियड नहीं है अगर फोइटल डिसेबिलिटी है तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल EIA रूल्स में अमेंडमेंट को लेकर है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी हाल ही में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स में अमेंडमेंट किया है और कई तरीके के एग्जेम्पशंस दिए हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने को लेकर। जब भी आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट रन कर रहे हो जहाँ पर पर्यावरण प्रभावित होता हो तो फिर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है, लेकिन कुछ एग्जेम्पशंस अभी हाल फिलहाल में ग्रांट किए गए हैं। पहला, अगर कोई हाईवे प्रोजेक्ट ऐसा है जो स्ट्रेटजिक है या डिफेंस की इंपॉर्टेंस का है, अगर वो हमारे बॉर्डर्स के 100 किलोमीटर के भीतर है, इन दैट केस कोई ऐसी लोकेशन जो स्ट्रेटजिक हो तो उनके कंस्ट्रक्शन के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, कोई ऐसा हाईवे, यहाँ पर देखिए दूसरे के पहले हम यहाँ पर आते हैं कि जो एक 4 धाम प्रोजेक्ट था जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्ली गई थी और एक हाई पावर्ड कमेटी इसे देख भी रही है, उसे भी इस प्रकार का जो एग्जेम्पशन है उसके एम्बिट में ला दिया गया है। अब उसमें भी दिक्कत होगी नहीं। दूसरा ये है कि अगर कोई बायोमास बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है तो उसे भी एग्जाम कर दिया गया है। कुछ कंडीशंस हैं, 15 मेगावाट अप टू उसमें जो पावर है वो जनरेट किया जा रहा है, जिसमें बायोमास या नॉन हैजर्डस म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल करें और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोल या लिग्नाइट का हम इस्तेमाल करें वो 15% तक ही होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब कुल मिला के वो फ्यूल इको फ्रेंडली होना चाहिए तो एग्जाम्पशन मिलेगा। कोई ऐसा पोर्ट है जो फिश हैंडलिंग करता है, हार्बर है, छोटे फिशरमैन वहाँ पर अपना काम करते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन ये जो भी हार्बर है, पोर्ट है, फैलाता नहीं है, तो उन्हें भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं चाहिए होगा। इसके अलावा टोल प्लाजा बनाने के लिए अगर सड़क की ज़मीन को एक्सटेंड करना है तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं चाहिए होगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप सड़क पे जाएं तो जो टोल प्लाजा की लोकेशन होती है वो जनरली चौड़ी हो जाती है, कुछ ऐसे, ठीक है, और उसके बाद वो आगे चल के फिर से अपने शेप में आ जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। रीज़न ये होता है क्योंकि कई सारी गाड़ियाँ आके रुकेंगी, अगर आप ज़्यादा एरिया नहीं लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा और जाम लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ज़मीन चाहिए, तो इस ज़मीन के लिए आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लेना होगा क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी पार्ट हो गया ना। इसके अलावा अगर टर्मिनल बिल्डिंग को एक्सपेंड करना है ताकि ज़्यादा पोर्ट्स, मतलब जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें ज़्यादा जगह हो जाए और ज़्यादा तेज़ी से जो भी लोगों की आवाजाही है वो इंश्योर हो सके, तो उसके लिए भी क्लियरेंस नहीं रिक्वायर्ड होगा। तो ये चेंजेस हैं।
हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कॉग्निटिव साइंस के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक ने अभी हाल ही में लोकसभा को कॉग्निटिव साइंस रिसर्च इनिशिएटिव के बारे में बताया। पहली बात तो कॉग्निशन क्या होता है। कॉग्निशन आपकी वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जो आप कॉन्शियसली करते हैं, जागते हुए जानकारी में, अपने पूरे होशो हवास में, जैसे कि कुछ सोचना, कोई रीजनिंग लगाना, कुछ कैलकुलेशंस करना या किसी चीज़ को याद करना। इसे आपका कॉग्निशन कहा जाता है। कॉग्निटिव साइंस के माध्यम से हम ह्यूमन माइंड या ब्रेन को स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से माइंड काम करता है, नॉलेज को कैसे मैनिपुलेट करता है, कैसे इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस या रिप्रेजेंट करता है जो भी उसके ब्रेन में आती हैं। इसको लेकर जो स्टडी है वो काफ़ी लंबे समय से होती रही है। इसी रेफरेंस में 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने CSRI को शुरू किया। हम कॉग्निटिव साइंस के लिए यहाँ पर रिसर्चेस को प्रमोट करते हैं जो साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी या न्यूरो साइंस की जो मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल करती है। इसके तहत इंडिविजुअल R&D प्रोजेक्ट को अब मदद दी जाती है, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप दी जाती है, स्कूल्स को सपोर्ट दिया जाता है, ट्रेनिंग, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी मदद दी जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओपीएम का जो प्रोडक्शन है उसे अभी हाल ही में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया गया है उसके बारे में है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी को अलाउ किया है जिसका नाम है बजाज हेल्थ केयर कि वो कॉन्सेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ वो प्रोड्यूस करके उसमें से एल्कलॉइड निकाल लेंगे और जो एल्कलॉइड वो निकालेंगे उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के रूप में, जिसे इस्तेमाल किया जाता है पेन मेडिकेशन यानी कि मॉर्फिन के तौर पे या कफ सिरप में। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट किसी भी दवा का वो पदार्थ होता है जो उस काम को करता है जिसके लिए वो दवा बनाई गई हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक मेडिसिन है जिसको बनाया गया है ताकि वो आपका सिर दर्द ठीक कर सके। अब उसमें सिर दर्द को ठीक करने वाले कंपोनेंट के अलावा कुछ और भी हो सकता है, जिसमें नमक या शुगर आप बहुत ही जनरल कंपोनेंट के तौर पे देख सकते हैं, वो हो सकता है। लेकिन उसमें एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो एक्चुअली में आपके सिर दर्द को ठीक करेगा, जिसके लिए वो दवा बनाई गई है और उसे ही उस दवा का एपीआई कहा जाएगा। देखिए, धीमे धीमे जो पॉपी कल्टिवेशन है जिससे हम ओपीएम यानी कि अफीम निकालते हैं वो एरिया कम हो रहा है। इसका इस्तेमाल कई सारी मेडिसिन में किया जाता है। पिछले साल सरकार ने कुछ और रियायतें दी थी। इसके पहले जो ओपीएम के पौधे होते थे उनके जो बीज हैं इनमें से केवल ओपीएम निकालना ही अलाउड था, लेकिन पिछले साल कॉन्सेंट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ को भी अलाउ कर दिया गया, उसके प्रोडक्शन को भी अलाउ कर दिया गया। कॉन्सेंट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ क्या होता है? देखिए, जो ओपीएम के पौधे होते हैं उनमें ऐसे बीज निकलते हैं, इन बीजों पर ऐसे चीरा लगा दिया जाता है और इस चीरे में थोड़े समय के बाद ओपीएम गम निकल आता है। उस ओपीएम गम को बिल्कुल ऐसे ही कलेक्ट किया जाता है जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है। ओपीएम गम निकाल लेने के बाद ये जो पूरा स्ट्रॉ है ये सूख जाता है, इसे सुखा के अलग कर लिया जाता है और इसे ही कहा जाता है मतलब ये पॉपी स्ट्रॉ हो गया। और उसके बाद अगर हम इसे प्रोसेस करते हैं तो हमें इसमें से एल्कलॉइड मिलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ इसे हम इकट्ठा कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेट ऑफ ओपीएम स्ट्रॉ या पॉपी स्ट्रॉ, और उसकी मदद से एल्कलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्योंकि इसमें एल्कलॉइड उसके बाद भी बचा हुआ होता है ओपीएम का जो गम है उसे निकालने के बाद भी। ओपीएम का जो प्रोडक्शन है वो भारत में 15वीं शताब्दी से होता रहा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आती है तो उन्होंने पॉपी कल्टीवेशन को अपने कब्जे में ले लिया। 1873 के बाद इस पर पूरा उनका कंट्रोल हो गया। भारत में वर्तमान में इसे NDPS एक्ट के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है, दैट इज नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। इलीगली ओपीएम की क्रॉपिंग ना की जाए, उसे उगाकर जो रिक्रिएशनल पर्पस है, लोग नशे के लिए जो उसका इस्तेमाल करते हैं उसमें उसका इस्तेमाल ना होने लगे, इसीलिए भारत में ओपीएम के प्रोडक्शन को पूरी तरीके से सरकार कंट्रोल करती है। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 22 जिलों को चुना गया है जहां पर ओपीएम का प्रोडक्शन किया जाता है, उसका कल्टीवेशन किया जाता है। सरकार इसके लिए किसानों को लाइसेंस देती है। जिन किसानों के पास लाइसेंस है वो केवल वही ओपीएम उगा सकते हैं। इसे पूरी तरीके से सरकार अपने सुपरविजन में रखती है। सुपरविजन में रखने का एक बहुत ही कड़ा और सख्त तरीका है। वो सख्त तरीका ये है कि किसानों को उतना ओपीएम उगाना होगा जितना उनसे कहा गया है। जैसे ये खेत है, ये किसान के पास है, उन्हें लाइसेंस मिल गया कि आप ओपीएम उगाएंगे, तो प्रोडक्शन का आइडिया होता है कि इस खेत में कितना ओपीएम हो जाएगा। जो मैक्सिमम ओपीएम लिमिट हो सकती है वो किसानों को दी जाती है कि आपको इतना ओपीएम इस खेत में उगाना होगा। अगर आपने उतना ओपीएम नहीं उगाया तो फिर आपको नुकसान होगा। मतलब काफ़ी रिस्की होता है ओपीएम का प्रोडक्शन करना। अगर आप जितना नोटिफाइड प्रोडक्शन है ओपीएम का उस खेत से होना है, अगर आप उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए
तो सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में उस पूरे खेत को जला दिया जाएगा। उसमें से ओपीएम एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं जाएगा, ना तो आपको कुछ मिलेगा और ना ही सरकार को। इसीलिए किसानों के लिए ऑब्लिगेटरी होता है कि जितना ओपीएम का टारगेट उनको दिया गया है वो उतना उगाएं और पूरी मेहनत करें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऐसा ना हो जाए कि किसान ज़्यादा ओपीएम का प्रोडक्शन कर लें और उसमें सरकार को ये बोल के कि हमारा प्रोडक्शन कम हुआ, इलीगली उसे बेच दें। इस चीज़ को बचाने के लिए इस प्रकार के सख्त प्रावधान किए गए हैं। जो भी ओपीएम निकलता है, ओपीएम गम, उसे प्रोसेस किया जाता है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और मध्य प्रदेश के नीमुच में, और वहीं पर वहाँ से उसका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पज से किया जाता है। इंडिया को इंक्लूड करते हुए केवल 12 ऐसे देश हैं जहाँ पर मेडिसिनल यूज़ के लिए ओपीएम का लीगली कल्टीवेशन किया जाता है। रिविजन करेंगे। काली बेन महानदी की ट्रिब्यूटरी है, गलत। रावी की ट्रिब्यूटरी है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ये प्रिपेयर करते हैं, सही है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, वुमेन अब अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर के आधार पर, सही है। वैसे ये पहले भी था, अब अनमैरिड वुमेन भी ऐसा कर सकती हैं। पॉपी और ओपीएम की प्रोसेसिंग, इसे एनडीपीएस एक्ट के माध्यम से रेगुलेट किया जाता है, सही है। कॉग्निटिव साइंस रिसर्च इनिशिएटिव 2008 में लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली के द्वारा, गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्निक से लॉन्च किया था, तो ये गलत हो गया। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।